Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are here with our next topic, not actually the next topic, the next part of our video, because पता नहीं why do I always end up making the parts of certain topics just because of my one problem, which is like explaining too much or explaining बहुत ज़्यादा और explaining in so much detail कि after watching the video no one should have any doubt in their mind regarding the particular concepts which और विच एवर दे आर वॉचिंग. ठीक है, सो शुरू करते हैं. हम लोगों ने किया हुआ है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो पार्ट्स, यानी कि हम लोगों ने PQLI और HDI इन दोनों को ऑलरेडी कवर किया हुआ है. वी आर हेयर विद द थर्ड पार्ट और द फाइनल पार्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग तीन ही करने वाले थे, PQLI, HDI और आज हमारे पास में है SDGs विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फटाफट से इसको पढ़ते हैं. एक्चुअली ना बाकी दोनों में कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द थर्ड वन. उनके अंदर फॉर्मूलाज भी थे, हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिए थे, सब कुछ लिए थे. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था. ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल बेस नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड हम नहीं पढ़ रहे हैं. बहुत बेसिक सा है, बहुत प्रॉपर और नीट एंड क्लीन वाला थियरी है. यहाँ पे आपके पास में इतने सिंपल वर्ड्स हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते ही आधे से ज़्यादा चीज़ें अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ हो, तो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको शायद आधी से ज़्यादा क्या आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं. इतना ज़्यादा प्यार से लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्यारा कंटेंट लिखा हुआ है, इतना बेसिक लिखा हुआ है. बट स्टिल कोशिश करेंगे कि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए और जितना ज़रूरी है उतना कंटेंट हम इसके अंदर कवर कर लें. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारा SDGs विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. पार्ट किसका है? ये इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये पार्ट है. अब इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तिबारी अगर हम बात करें, मैं तीसरी बार जब हम बात करें इसके बारे में, तो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, सो बेसिकली नीड टू चेक दैट हाउ डेवलप्ड अ कंट्री इज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम बट इन टर्म्स ऑफ पीपल्स वेलबींग. ठीक है, मतलब उसके साथ भी सिर्फ और सिर्फ हम इनकम को नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को नहीं देख रहे, हम ओवरऑल वेलबींग देख रहे हैं, लोगों की भी उसके अंदर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आप सारे ही फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो. इसमें सोशल फैक्टर भी है, इकोनॉमिक फैक्टर भी है, आपके पास में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं. तो ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं वाइल स्टडिंग इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, पहले दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो तीसरा हमारे पास में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हम बारे में बात कर रहे हैं. अगेन जो डेवलपमेंट रिलेटेड नेसेसरी गोल्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए वो हम इस वीडियो के अंदर ध्यान रखेंगे. देखो, सो SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने लिखा नहीं है क्या फुल फॉर्म कहीं पे भी, तो लिख देते हैं एक बारी. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 17 ग्लोबल गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, 17 गोल हैं टोटल, यानी कि जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. हमारे पास में टोटल 17 गोल्स हैं जो समहाउ यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने फिक्स किए हैं हमारे. ठीक है, किस लिए किए हैं बाय वो भी पढ़ते हैं. मेंबर कंट्रीज इन 2015. ठीक है, यानी कि 2015 में जो है इन गोल्स को बनाया गया था, फिक्स किया गया था अमंग द कंट्रीज. देखो, यूनाइटेड नेशन ऑलमोस्ट कवर्स एवरी सिंगल कंट्री, तो आप यही मान के चलो कि जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि ग्लोबल क्यों है यूनाइटेड नेशन में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज देयर एक्सेप्ट 2 और 3 को छोड़ के. आपके पास में सारी की सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में ही कवर हो जाती है. इसका मतलब आप यही मान के चलो कि पूरे के पूरा वर्ल्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है आपके पास में. तो सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने 2015 में SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ऐसे गोल बनाए थे जिनके ऊपर वो लोग काम करेंगे. कब तक ये गोल अचीव हो जाने चाहिए? बाय 2030. यानी कि समहाउ इसको एक टाइम बाउंड किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ टाइम बाउंड नहीं होती है, भाई दे देना जब तक करना कोई बात नहीं भाई, फिर तो जन्म बीत जाएगा. ठीक है, पर वो काम होता ही नहीं है. काम जब ही पूरे होते हैं जब समहाउ एक डेडलाइन मिल जाती है किसी को भी, तो वो हो जाने चाहिए थे 2030 तक पूरे. ऑब्वियसली बात है 2030 अभी आया नहीं है, पर ये गोल्स निर्धारित किए गए थे कि 2030 तक हमें इन्हें अचीव करना है, हमारे जो 17 गोल्स हैं उनको. ठीक है, तो एक बार ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि यूनाइटेड नेशन में नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं. ठीक है, तो 2030 तक अचीव करना है. अगला हमारे पास में है पर्पज़. ये बनाए क्यों गए थे? बहुत सिंपल सी बात है.
पीस अचीव करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो भी बेसिक प्रॉब्लम है। भाई देखो, जब हम ना प्रीवियस वीडियोस को जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हम उसके अंदर देख रहे थे हर कोई किसी ना किसी गोल की तरफ ही काम करता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं एजुकेशन एक बात हो गई, हेल्थ एक बात हो गई, एनवायरनमेंट एक बात हो गई है, इक्वालिटी एक बात हो गई है। देखा जाए तो मैंने इनके ऊपर बात करी है और हमने कई बार इनके ऊपर बात करी, पर ये तो सिर्फ 4 ही हुए हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ये बात कर रहे हैं 17 की। अब तुम इमेजिन करो कि इट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, कि सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको ये कवर कर रहा है यहाँ पे। इसका सीधी बात है, सब कुछ ही कवर हो जाएगा इसके अंदर तो, ठीक है। तो 17 के 17 गोल्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ वही है कि सारी की सारी चीज़ों को, भाई कंट्रीज जो हैं वो पीसफुल भी होनी चाहिए, इक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वहाँ पे क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बेटर होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लोगों की इनकम, लोगों की वेल्थ, लोगों की हेल्थ, लोगों की एजुकेशन, सबके ऊपर काम होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही ये बनाया गया है। तो एम यही तो है कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ना, उन सबको सही करने के लिए काम किया जाना चाहिए। तो ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि जो सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, वो इन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें इनकी तरफ, तभी तो 2030 तक ये सारे गोल्स अचीव होंगे। तो यही एम है इस चीज़ का, ठीक है। बिकॉज जो प्रॉब्लम है ना, देयर आर लाइक, अब ये बनाए क्यों गए थे, जो ये गोल्स हैं वो क्यों बनाए गए थे, वाई वर दीज गोल्स क्रिएटेड? रीज़न बीइंग, क्योंकि जो कंट्रीज़ है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। भाई पॉवर्टी फेस करते हैं, हंगर, यानी कि वही वाली बात है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन है, उनकी इनकम अच्छी नहीं है, वेल्थ अच्छी नहीं है, पॉवर्टी से लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वहाँ पे लोग जो हैं, एक गुड हेल्दी एनवायरनमेंट उनके पास में नहीं है, गुड वर्किंग कंडीशंस आर नॉट देयर, डिस्क्रिमिनेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं विच motivated the countries to come together and set the goals, और उनके तरफ काम करने के प्रति उनको मोटिवेट करना कि बेसिकली जब प्रॉब्लम आई है तभी तो उसके सोल्यूशन की तरफ काम होगा। प्रॉब्लम मैंने आपको गिनवाई सारी की सारी, अब उनके तरफ काम भी तो करना है। उन्हीं को दूर करने के लिए जो ये गोल्स थे वो सेट किए गए थे। डेफिनेटली 2015 में सेट किए थे, 2030 तक के लिए सेट किए थे, बस बीच में एक विंडो आया था, कोविड-19 जो टाइम पीरियड आया था, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है डेफिनेटली वो और ज़्यादा वर्स्ट साइड हो गई थी, ठीक है। तो वही वाली, लेकिन 15 में डिसाइड करते वक्त ये नहीं सोचा होगा ना कि 4-5 साल के बाद एक ऐसा बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी, वायरस आ जाएगा जो 2 सालों के लिए सब कुछ इतना और ज़्यादा कंडीशन को वर्स कर देगा। बट स्टिल कंट्रीज आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे गोल्स। 17 गोल्स हैं, कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेसिक सी बात है, 1000 बार पढ़ चुके हो, 1000 जगह पढ़ चुके हो, वही सारी बातें हैं जिसको सिर्फ आप इकट्ठा करके एक साथ अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास में है, बहुत बार आपको ना ऐसे लिखे हुए मिलते हैं ये, जैसे SDG1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट गोल कौन सा है, इस तरीके से आपका, ठीक है। तो पहला गोल जैसे हमारे पास में है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, सिंपल। अब क्या आप लोगों को नहीं पता पॉवर्टी क्या है? आप लोगों को नहीं पता कि लोगों के पास वही वाली बात है कि इनकम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग पढ़ते हैं ना, BPL वालों के लिए हम पढ़ते हैं। पॉवर्टी वही है, लोगों के पास उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो रही, दैट इज़ पॉवर्टी। भाई बेसिक नेसेसिटी खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन, तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, लोग उनका भी एक्सेस नहीं है लोगों के पास, वो इतने भी सक्षम नहीं है कि वो इन बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, तो वो होती है हमारे पास पॉवर्टी। तो गोल वही है भाई, पॉवर्टी हटाओ, सीधी बात है। पहला गोल यही है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, पहले तो कोई भी इंसान अगर ग्रो करेगा ना तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेगा। सबसे पहली बात ये है, वो अगर कोई नेगेटिव में है तो नेगेटिव से वो पहले जीरो से वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो जो उसी तरीके से पॉवर्टी से बढ़ते बढ़ते ही फिर जो इंसान है ऊपर जाएगा। दूसरा हमारे पास में है जीरो हंगर, भाई वही है जीरो हंगर, इसी के साथ आ जाता है आपके पास में कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना या फिर लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देना कि लोगों का इनकम, लोगों का वेल्थ इंक्रीज हो, लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करें। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि हंगर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी हमारे कंट्री के अंदर। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कंट्री पे, हर कंट्री अपने अपने लिए ये काम कर रही है। जो हम 17 गोल पढ़ रहे हैं ना, वो ये है कि इंडिया जो है वो अपने लिए काम कर रही है, फॉरेन कंट्री अपने लिए काम कर रही है, बट कंट्रीज सबके सब कर रहे हैं
गए हैं अपनी अपनी कंट्रीज में इन सारे गोल्स को पूरा करने के लिए। थर्ड हमारे पास में कौन सा है, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का सीधा सीधा मतलब है यानी कि गुड हेल्थ फॉर ऑल एट ऑल एजेस, सबके लिए होनी चाहिए वो। तो जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सबके लिए होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनका जो डेथ रेट है जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो कम से कम हो। तो हेल्थ फैक्टर्स में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बना के खड़ी करनी है, नहीं। हेल्थ यहाँ पे मतलब ये है वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन, लोगों की वेलबींग के ऊपर काम करना कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जितना कम हो सके उनको उतना कम किए जाएं। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं, चाहे वो कोई इन्फेंट है चाहे वो कोई एजेड पर्सन है, बट हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए होना चाहिए। गुड वेल बीइंग इज फॉर ऑल, सारे एज ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी से सीधा सीधा मतलब है भाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी देयर। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कास्ट से हो, आप कौन से रिलीजन से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, किसी भी सिचुएशन में किसी को भी अलग नहीं छोड़ना। इंक्लूसिव होता है भाई सबको एक साथ लेके चलो। तो क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए कि लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा फिफ्थ गोल हमारे पास में है जेंडर इक्वालिटी। भाई जेंडर इक्वालिटी में क्या आता है हमारे पास, जेंडर इक्वालिटी में हम हमेशा यही कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अगर दी जा रही हैं तो वो फिर बराबरी से दी जाए, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको रिड्यूस करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। देखो इसमें कोई ऐसा मतलब बड़ी उसमें क्या बोलेंगे फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, या फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बीइंग अ वुमेन आई एम सेइंग दिस, नहीं, बट इट इज़ फैक्ट कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज मेन, ठीक है। वी आर लिविंग स्टिल इन अ कंट्री, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो इस मेंटालिटी से बहुत आगे निकल चुके हैं। दे आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। बस सीधी सीधी बात है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, बट हाँ डेफिनेटली अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह, मैं नहीं बोलूँगी बहुत कम रह गई हैं, बिकॉज आई हैव सीन द सोसाइटीज़, आई हैव सीन इन माई एरियाज, इन माई सोसाइटी, और मैंने पर्सनली भी ये चीज़ें बहुत देखी हुई हैं कि जो वुमेन्स हैं दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है। उनको नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जा रही है, अगर कोई पढ़ भी लिया है तो उनकी शादी करा दी जा रही है, और उसके बाद में उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है भी, उनका टैलेंट भी उनको नहीं आगे देने दिया जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ये मेंटालिटी जो है इतना वक्त आगे बढ़ गया है, कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, बट स्टिल पीपल आर लिविंग इन लाइक उस दौर में जहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था कि वुमेन्स जो हैं वो नहीं जाएंगी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाओ भाई, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, रियलिटी में हटाओ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाने का मतलब ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। इफ़ अ सन इज़ गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्टडी, जहाँ तक भी वो पढ़ना चाहता है, तो जो उसके साथ में उसके सिबलिंग्स हैं, उसके घर में जो हैं, उसके पास जो हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट आई हैव सीन द पीपल कि दैट दे आर सेइंग कि हमारा बेटा तो पढ़ लेगा बट हम बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे इसको पढ़ा के, बट दैट शुडंट बी द केस एनीवेयर, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस बीइंग अ वुमेन ओनली कि मैं सिर्फ वुमेन हूँ, मैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ, नहीं, बट दैट शुड बी देयर, क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इक्वली, ठीक है। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, वो होते ही होते हैं, बट वो जो डिफरेंसेस हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, भाई इसके आई डोंट थिंक कि इसको बताने की भी मुझे ज़रूरत है कहीं पे भी कि क्लीन वाटर, साफ़ सफाई की सुविधा, क्योंकि पानी साफ़ सुथरा होनी चाहिए, जहाँ रह रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हर जगह आपने देखा होगा ना, कितनी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो लिटरली इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये वाली कंट्री कितना क्लीन है, और लोग फिर उसके ऊपर नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि ग्रेट, मतलब लिटरली वो कंपैरिजन का एक तरीका होता है कि कौन सी कंट्री कितना क्लीन है। और एक और चीज़ भाई, जो क्लीनलीनेस है उससे एनवायरमेंट भी तो कितना इफेक्ट होता है ना। अगर साफ़ सफाई होगी तो उससे एनवायरमेंट भी तो पॉजिटिवली ही
इफेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली क्लीनलीनेस, हम खुद भी तो नहीं रह सकते ना, अगर हम यहाँ पे से कूड़े कचरे का ढेर फैला देंगे तो हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पे एनवायरमेंट भी इफेक्ट होता है। साफ पानी सबको चाहिए भाई, गंदे पानी से इंसान भी बीमार हो जाएगा और एनवायरमेंट भी खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्लीन वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी शुड बी देयर। नेक्स्ट हमारे पास में है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो अगेन क्लीन एनर्जी यहाँ पे मतलब ये है कि जो मॉडर्न एनर्जी है वो सबको मिलनी चाहिए, ना कि वही कि जो पहले थे, जहाँ लोगों के पास में जो केरोसिन वगैरह से लोग यूज़ कर करके जो लाइफ स्पेंड कर रहे थे। नहीं, मॉडर्न एनर्जी जो है यानी कि जो सुविधाएं हैं वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेस सबके पास होना चाहिए। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसका एक्सेस सबके पास होना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना चाहिए। उसके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो एक्सेस है वो एक्सपेंड होता है कि वो सबके सब लोगों को अवेलेबल होना चाहिए और जो एनर्जी है वो भी सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में 8th हमारा जो डेवलपमेंट गोल है दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटी है, डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशंस शुड बी देयर, यानी कि जो वर्किंग कंडीशंस है, इंसान जहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, एनवायरनमेंट शुड बी द वर्किंग फ्रेंडली फॉर एवरी पर्सन हु इज वर्किंग। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही होता है कि जो वर्किंग कंडीशन है दैट शुड बी देयर। क्योंकि जब वही वाली बात है ना, स्वस्थ शरीर ही नहीं स्वस्थ दिमाग भी होगा तो इंसान फिर ग्रोथ करता है उसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास में है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, डेफिनेटली बेटर होना चाहिए। क्योंकि तभी तो जो अगर हम 100 साल पहले की बात करें तब से लेके आज तक में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होना चाहिए। इनोवेशंस होती रहनी चाहिए भाई, इनोवेशंस को प्रमोट करो, इनोवेशंस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। इंडस्ट्री जो है भाई सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जो हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई इसमें सोशली हार्म भी नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए और इंडस्ट्री का काम भी हो। इस तरीके से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखो रिड्यूस इनइक्वालिटी नॉट इन जस्ट, मतलब रिड्यूस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, उसमें कम होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जो रिड्यूस इनइक्वालिटी है ना, नॉट इन जस्ट इनकम, कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के केस में नहीं, उसमें आपके इनकम और अपॉर्चुनिटी सारी की सारी चीजें आती हैं जहां पे हम ये बोलते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। वो यहाँ पे था भाई, देखो वो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली हम सिर्फ जेंडर को टारगेट कर रहे थे। या हम ओवरऑल इनइक्वालिटी को बात कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो आप इंक्लूड करते हो। 11th हमारे पास में है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि जो सिटीज हैं भाई, सिटीज में भी वही बात होनी चाहिए आपके पास। जो सिटी का एनवायरनमेंट है दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी इंक्लूसिव। जो सिटीज हैं आपके पास में रेजिलिएंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स को देखो और उसके बाद उनको सही करने की तरफ काम करो। तो जो सिटीज हैं सबसे पहली बात वही है कि सेफ होनी चाहिए वहां पे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको सही करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको इफेक्टिवली यूज किया जाए और जो वेस्ट है उसको कम से कम किया जाए, यानी कि यूज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड रिड्यूस वेस्ट। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन में आ जाती है चीज़ कि जो अर्जेंटली यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द नेगेटिविटी। यानी कि नेगेटिविटी का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे कि अगर ग्रीन हाउस इंपैक्ट हो रहा है तो भाई उसको जल्दी से जल्दी नोटिस करके उसको इंपैक्ट को कम करने की कोशिश की जाए। वो पॉइंट यहाँ पे भी आता है क्लाइमेट एक्शन के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है क्लाइमेट में किसी भी चीज़ में तो उसको जल्दी से जल्दी नोटिस करके फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नोटिस करके फिर उसको सही करने की तरफ काम करना चाहिए। तो एक्शन लेने में देरी नहीं, इन चीज़ों के ऊपर जितना जल्दी हो उतना काम करना चाहिए। ये होता है आपके पास में क्लाइमेट एक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है लाइफ बिलो वाटर। बिलो वाटर वही है कि ध्यान देना ओशंस की तरफ, सीज की तरफ, जो मरीन बोलते हैं, मेराइन बोलते हैं,
आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट जो ये रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो भी हमें यहाँ से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहे सी फूड है, जो कोई भी है रिसोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एक आता है लाइफ ऑन लैंड, इसके अंदर आ जाते हैं जैसे आपके फॉरेस्ट हुए, बायोडाइवर्सिटीज हुए, या प्रिवेंट करना आपका डाइवर्सिफिकेशन को, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना, वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्रमोट करो। प्रमोट किसको करो भाई? पीस को प्रमोट करो, जस्टिस को प्रमोट करो। भाई अगर कोई गलत काम हो रहा है तो भाई उस गलत काम के लिए फिर जस्टिस भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो पीस इज इंपॉर्टेंट, जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई इंसान है जिसके साथ गलत हुआ है तो फिर उसको जस्टिस भी मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस वी मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक द right action at the right time. This is important. पार्टनरशिप फॉर गोल्स, पार्टनरशिप क्या है? यहाँ पे इंटरनेशनल हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका फाइनेंस भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं टू अचीव ऑल द गोल्स। समझ रहे हो? हमने 17 गोल्स तो बना लिए भाई, 17 गोल्स को बनाने के लिए सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट भी करें एक दूसरे के साथ में, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स आ देयर, किस लिए? ताकि ये सारे के सारे जो 17 गोल्स हैं उनको एक्चुअली में अचीव किया जा सके। तो जो ये थे हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने बनाए थे 2015 में, जिनको अचीव करने का टारगेट रखा गया था 2030 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है की फीचर्स। फीचर्स क्या हैं इसके हमारे पास में? फर्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, सारी कंट्रीज पर एप्लीकेबल होता है, चाहे कंट्री रिच है चाहे कंट्री पुअर है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में आपके पास आ जाता है, यानी कि देखो इसके अंदर हम लोग सोशल फैक्टर भी ले रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी ले रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ले रहे हैं। आपने देखा ना, हमने सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया है, इसलिए हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड हैं सारे के सारे। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब सिंपल सीधी बात है, लीव नो वन बिहाइंड। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का हम सीधा सीधा बोलते हैं लीव, उल्टा लिख दिया, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि सबको एक साथ सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड इसके अंदर करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है हमें। टाइम बाउंड, अभी बताया था टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड क्या है कि बाय 2030 तक का टारगेट लिया गया है, और सीधी बात है जब चीज़ें टाइम बाउंड होती हैं तभी वो अचीव जल्दी हो पाती है, वरना तो छोड़ दो भाई, फिर तो पुश्ते निकल जानी है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव द फ्यू टॉपिक्स जो हमें उसके बाद पढ़ने थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो गोल्स बना लिए, गोल्स सेट कर लिए, गोल्स को अचीव करने की तरफ काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद ना वो 2 फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने। वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं भाई? देखो, एक तो मेजर करना और एक अकाउंटेबिलिटी। मेजरमेंट, मेजरमेंट इस चीज़ की, उस चीज़ को ट्रैक करना कि भाई ठीक है, हमने जैसे मान के चलो अगर हम किसी को कोई काम भी करने के लिए देते हैं ना, तो फिर हम उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। हम लोग ऑनलाइन एक ऑर्डर तक कर देते हैं ना, तो उस ऑर्डर तक को प्लेस करने के बाद में ना हम उसको, उसकी लोकेशन को ट्रैक करते रहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो कहाँ तक पहुँच गया और हम तक कब तक पहुँच जाएगा। तो जब हमने इतने बड़े एक ग्लोबल लेवल के ऊपर हमने गोल सेट किए हैं, तो भाई फिर उसकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना इज इंपॉर्टेंट। तो मेजरमेंट। दूसरी चीज़, ठीक है आप प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हो, आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो, बट द पॉइंट इज इन एनी केस हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, कि उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि हम जवाब किससे मांगेंगे। अगर कोई भी काम होता है, अगर मैंने भाई किसी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया है, तो भाई फिर मैं उसी के हेल्प सेंटर में जाके वहाँ पे मैसेज करूँगी ना, उसी के वहाँ पे कॉल करूँगी उन चीज़ के लिए, बिकॉज दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दे आर द अकाउंटेबल पर्सन। वो मुझे आंसर करेंगे, दे आर आंसरेबल टू मी फॉर माई ऑर्डर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम उन गोल्स की तरफ बात करें, देन हु इज आंसरेबल, कौन आंसर करेगा उस चीज़ के लिए, या फिर हम किसको उस चीज़ के लिए ब्लेम ठहरा सकते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास में आ जाता है मेजरमेंट, और दूसरा हमारे पास में आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो मेजर में क्या है हमारे पास, देखो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, थ्रू ग्लोबल इंडिकेटर डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन, कि भाई यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्री के लिए ना वो ग्लोबल इंडिकेटर जो है वो डेवलप किया है, हर कंट्री के लिए इसलिए डेवलप किया है क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी प्रोग्रेस अलग अलग है। भाई देयर आर डेवलपिंग कंट्रीज, देयर आर डेवलप्ड कंट्रीज, और हर कंट्री को उनको अचीव करने का मेथड, उनको करने का तरीका अलग अलग है। तो आप सबको भाई
भाई एक साथ में नहीं तोल रहे हो भाई आप सबके, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हो। भाई जिस तरीके से एक क्लास के मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के टीचर्स का उनकी तरफ उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनकी प्रोग्रेस की तरफ काम करने का तरीका अलग होता है, उनको सिखाने का तरीका अलग होता है, पर जो हेड मैनेजमेंट होती है वो तो फाइनली रिपोर्ट कार्ड्स देखती है ना, वो तो फाइनली परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है ना। मेथड सबके अपने अलग अलग मेथड्स हैं, अल्टीमेटली उनको तो उनकी प्रोग्रेस से मतलब है, चाहे तुम कोई सा भी मेथड अपनाओ लेकिन अल्टीमेटली उनको तो प्रोग्रेस से मतलब है, उनको तो वो रिपोर्ट कार्ड चाहिए, उनका रिपोर्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस, रिपोर्ट ऑफ द गोल्स प्रोग्रेस। तो वहां के लिए जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली कंट्रीज ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जो कंट्रीज हैं उन्होंने ग्लोबल इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, ग्लोबल इंडिकेटर। अब इस जिस जो डेटा कलेक्ट है वो कौन करेगा भाई, डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं हु गैदर डेटा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे कि जो हंगर है, हंगर का जो डेटा है ना, जो हमने पढ़ा था, कौन सा हमारा जो सेकंड गोल था, यानी कि जो हमारा SDG2 यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दूसरा वाला था हंगर, उसका डेटा कौन कलेक्ट करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSOs हैं वो सेंसस के थ्रू, सर्वेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस तरीके से, यानी कि जो एजेंसीज हैं वो गोल्स को डिवाइड कर लेते हैं, पर्टिकुलर एजेंसीज जो है वो कुछ गोल्स का डेटा कलेक्ट कर रही हैं, देन एजेंसीज बाकी गोल्स का डेटा कलेक्ट करिए, बट अल्टीमेटली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है इन सारी प्रोग्रेसेस की, क्योंकि जब आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, आप रिपोर्ट को रिव्यू करोगे, फिर आप उनकी प्रोग्रेस को मेजर करोगे, तो इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हमारे पास में, जैसे कि जो मेजर में सबसे पहला हमारे पास में आ जाता है, देखो मेजर्स के आउटकम जो हैं, आउटकम किस चीज के, हर एक जो प्रॉब्लम है उसके आउटकम, चाहे इट इज रिलेटेड टू योर पॉवर्टी लेवल, इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन लेवल, इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर, एनवायरमेंटल जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों का जो आउटकम है उसको लिया जाता है। तो इनको यानी कि मेजर किया जाता है, इनके आउटकम्स को, जो हमारे पास में गोल्स उनके आउटकम्स को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहला आता है जो कंट्रीज हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा, अभी बताया था, जो कंट्रीज हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू नेशनल NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल, आप बोल सकते हो नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, यानी कि चाहे सेंसस हो, सर्वेस के थ्रू इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेस रिव्यू। अब इनकी प्रोग्रेस को ना रिव्यू किया जाता है बाय यूजिंग फ्यू टूल्स या बाय यूजिंग टूल्स, जैसे कि जिसमें आ जाते हैं आपके पास में इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इनके थ्रू जो प्रोग्रेस है, इनके थ्रू जो उनकी प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया जाता है। देन हमारे पास में आ जाता है दैट कंट्री सबमिट वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज। सो कंट्रीज सबमिट, इसको आप बोल सकते हो VNR, तो जो कंट्रीज हैं वो सबमिट करते हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज, वॉलंटरी अपनी इच्छा से जो उनके नेशन के रिव्यूज हैं वो उसको सबमिट करते हैं। भाई सबमिट करना, और कहाँ सबमिट करते हैं, वो ग्लोबल लेवल पे इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रीज के डेवलपमेंट की, तो ये सारा का सारा काम ग्लोबल लेवल पे हम इसको बात कर रहे हैं। तो वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करते हैं एट ग्लोबल लेवल। उसके बाद हम बात करें जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन, इंडिया के अंदर जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ की, जो भी हम मेजरमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं, बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो कंट्रीज क्या कर रही हैं, कंट्रीज एक रिपोर्ट कार्ड रेडी कर रही हैं। रिपोर्ट कार्ड जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब रिपोर्ट कार्ड रेडी होता है तो उसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, उस तरीके से फिर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसी तरीके से जो कंट्रीज हैं उन्होंने गोल्स रेडी किए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, उन सब के आउटकम्स को, उस सम के आउटकम्स को ही मेजर कर रहे हैं, फिर उसको फाइनली एक रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई सीधी बात है कि बनाए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए कोशिश यही की जा रही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो काम करें उन गोल्स को अचीव करने के प्रति।
तो इसलिए परफॉर्मेंस मेजर करना इज इंपॉर्टेंट। भाई ऐसा नहीं है ना 15 साल तुम्हें छोड़ ही दिया है, हम तो सीधा 2030 में ही जाके चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। जब एग्जाम भी होते हैं ना, फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो थ्रू आउट द ईयर अलग अलग तरीकों से उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उनके ऊपर काम किया जाता है, उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको बेहतर बनाने के ऊपर काम किया जाता है, और तब फाइनली जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर उनका फाइनल परफॉर्मेंस होता है। तो इसलिए धीरे धीरे ही हर स्टेप पे जो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है वो जरूरी है। अकाउंटेबल कौन है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देखो भाई, प्राइमरीली तो जो नेशनल गवर्नमेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल है, वो अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। बट अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो शेयर होती है। शेयर किस में होती है भाई? अगेन वही गवर्नमेंट है, वो तो है ही, पार्लियामेंट है, प्राइवेट सेक्टर है। भाई प्राइवेट सेक्टर भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना इस चीज के लिए। प्राइवेट सेक्टर तो हाथ खड़े नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज में प्राइवेट सेक्टर भी तो इक्वली इन्वॉल्व है। हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर है, हर चीज में है, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर है, हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज, इनोवेशंस, जो भी हम बात करते हैं, जितने भी गोल्स की बात करते हैं, हर एक में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इक्वली इन्वॉल्व है। तो इसलिए जब भी अकाउंटेबिलिटी है वो शेयर भी होती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर हुए, एनजीओज हुए, इन सब में जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो शेयर हो रही है आपकी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में जो टॉपिक है इस इंडिकेटर का वो है चैलेंजेस। भाई चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं? प्रॉब्लम तो आती है, हर कोई इतना मक्खन मलाई की तरह तो नहीं निकल जाता ना, जो भी चीज़ होती है तो प्रॉब्लम तो फेस होती ही होती है। तो फ्यू चैलेंजेस हमने यहाँ पे लिखे हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारे पास में है लैक ऑफ रिलायबल एंड टाइमली डेटा। सबसे बड़ी बात ये है, मेजर करना है, रिपोर्ट रेडी करनी है तो भाई टाइमली डाटा का होना जरूरी है, टाइमली डेटा मिलेगा, रिलायबल होना चाहिए। भाई जो रिपोर्ट आपको मिल रही है वो आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू तभी करेगी जब आपका जो डेटा है वो रिलायबल होगा। तो उसकी कमी होना कि टाइमली डेटा अवेलेबल होना और रिलायबल डेटा होना, ठीक है। दूसरा है रीजनल इनइक्वालिटीज। रीजनल इनइक्वालिटीज भाई किसी में भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंसेस हैं, रीजन वाइज डिफरेंसेस हैं, एरियाज जो हैं वो अलग हैं एक दूसरे से। सारे एरियाज जो हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है, लोगों का इनकम, लोगों का वेल्थ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर एक में डिफरेंसेस हैं। तो रीजनल इनइक्वालिटीज मतलब कि जो एरिया वाइज जो है वो डिफरेंसेस हैं। हम अगर अपने ही देश में बात करें तो देयर आर लाइक स्टेट टू स्टेट भी कितने सारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एक आता है नो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, कि अगर कोई भी चीज अचीव करनी है तो भाई एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होना जरूरी है। अगर किसी पर्टिकुलर या किसी भी चीज को अचीव करना है, हम देखते हैं ना हमेशा, मैं यहाँ पे मैं स्कूल वाला एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पढ़ाई वाला, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट सा फिट सा हो रहा है यहाँ पे ना। तो वही है कि अगर एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होगा ना तभी उसके ऊपर उतना तरीके से काम किया जाता है। अब कभी देखो कंपनीज में भी सुपरवाइजर्स होते हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो सुपरवाइजर उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक प्रेशर होना, नहीं बोलेंगे मेंटल टॉर्चर नहीं, एक तरीके में काम करवाना जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ कि काम होना चाहिए, यूं नहीं तुम हाथ खड़े करके फैले पड़े हो, कोई तरक्की की तरफ काम ही नहीं कर रहा, किसी को मतलब ही नहीं है, भाई नहीं। तो एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म का होने का मतलब होता है काम सही तरीके से। वही वाली बात जो मैंने उसमें जस्टिस वाले पॉइंट में बोली थी ना कि जस्टिस होना सही वक्त पे होना जरूरी है, तो उसी तरीके से काम सही वक्त पे और सही तरीके से होना जरूरी है, उसके लिए चीज जरूरी है। वीक इंस्टीट्यूशनल, हमने एक उसका एक गोल और पढ़ा था, 16th गोल ही था जिसमें हमारे पास में था पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। उसमें भी हमने यही बात की थी कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बॉडी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो तरीके में काम करे, जो इफेक्टिवली काम करें, उसका होना जरूरी है। तो वहां पे यही बात हो रही है, लैक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो इनकी तरफ उस लेवल पे उस एफिशिएंसी के साथ काम करे, उसकी कमी वो यहाँ पे बोली गई कि डेवलपिंग कंट्रीज में उस चीज की भी जो कमी है वो देखी जाती है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट था वो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। फाइनली वी आर डन विद दिस टॉपिक, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। वीडियो में कंटेंट आई वुडंट से कि बहुत ज्यादा था, बट द प्रॉब्लम इज थियरी बहुत ज्यादा थी और उसको एक्सप्लेन करने में भाई थोड़ा सा तो टाइम लगता है। बट स्टिल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन, subscribe my channel if you haven't done yet, and just share the videos to the students who are preparing for certain examinations and looking for the certain topic. And thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.